पिछले क्लास के अंदर हमने इस सवाल को देखा था, सवाल नंबर 30। मरे के सिद्धांत या हेनरी म्यूरे, आप जिस प्रकार से कहना चाहें, हेनरी म्यूरे का जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है, पूछ रहे हैं आपसे। और जैसा कि आपको बताया था, हमने बात की थी किसके बारे में, बात की थी हमने टेट के बारे में, यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के बारे में। लेकिन ये सवाल आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट सवाल है, टफ सवाल है। और यहाँ पर बात करें, चूंकि आपके पहले वाले एस्टेट में 75 नंबर लाना आसान था क्योंकि जो बाकी सवाल थे वो काफ़ी इजी थे, लेकिन जो आपके रीसेंट वाले एस्टेट हैं उनके अंदर आपके सवाल उतने आसान नहीं हैं। इसीलिए आपको जो है अपनी तैयारी और मजबूत करनी है, बढ़िया से करनी है, और PYQs को आपने प्रॉपरली लगाना है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 प्रॉपरली फॉलो किया है तो एक जगह हमने बताया था कि इनकी किसके बारे में, इनकी एक थ्योरी है आपकी नीड्स के बारे में, ठीक है। कितनी नीड्स हैं वो भी आपसे पूछा था, कमेंट करिएगा। यहाँ पर टोटल आपकी 20 नीड्स की बात करते हैं आपके हेनरी मरे। एंड उसके मुताबिक नीड्स क्या है, आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत का अगर आप हिंदी में देखोगे यहाँ पर तो एक प्रकार से आपका आवश्यकता सिद्धांत आता है, ठीक है। नीड थ्योरी इस प्रकार से। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होना चाहिए, आपका आवश्यकता सिद्धांत सही होगा। मनोविश्लेषात्मक नहीं होगा, ना ही उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत हो, और नहीं यहाँ पर आपका अहम विश्लेषक यानी कि ईगो एनालिटिक सिद्धांत, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा केवल आपका आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं नीड थ्योरी ऑफ साइकोजेनिक या सब्सटेंसेस, या फिर नीड्स इस प्रकार से, ठीक है। या फिर साइकोजेनिक नीड्स भी इसको हम कहते हैं। कितनी होती है टोटल आपकी, हेनरी मरे ने बताया हुआ है। एंड इसी से संबंधित आपका एक UGC नेट का भी रीसेंट PYQ आया था आपका दिसंबर 23 और 24 के आसपास, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपके लिए UGC नेट के PYQ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जिसको पास करना है, नेट का PYQ लगाओ, एस्टेट का PYQ लगाओ, सारा याद करके बैठो, आप गारंटीड 100% पास कर जाओगे, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत चांसेस हैं अगली बार के लिए छोड़ना है तो एस्टेट का केवल लगाओ आप। और जो है उस केस में अगर सवाल आसान आ जाते हैं तो आप पास कर पाओगे, और सवाल अगर नेट के लेवल का आ जाएगा जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये बात बिल्कुल तय है कि 100% आपको जो है दिक्कत रहने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको पिछले पार्ट के अंदर ही बताया था, 2 किताबें जो हैं, 2 प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है आपको उनको लगाना है। पहला आपका एस्टेट PYQ ई बुक ये वाला, और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है UGC नेट साइकोलॉजी का PYQ ई बुक, जो आपका रीसेंट एडिशन है 2019 से 2026 तक के जो सवाल हैं उसको अगर आप लगाओगे प्लस इसको आप लगाओगे, आप गारंटीड पास करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो आपको बनना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास नहीं करोगे तो आगे जाकर आपको जो है BPSC TRE 4.0 के लिए आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये अगर आपने दोनों लगा लिया तो आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप ये एग्ज़ाम चलते फिरते हंसते खेलते आप उसको यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हेनरी मरे के सिद्धांत की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी नीड्स थ्योरी की, ठीक है। और इससे संबंधित सवाल आपके BPSC 4.0 के अंदर भी आएगा। ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका सामान्य अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन किसने किया, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 31, पार्ट नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, गैस की बात हो रही है, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। संलक्षण का प्रतिपादन किसने किया है, कार्ल रॉजर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उसी के साथ साथ आपके जो जॉन वॉटसन है वो भी यहाँ पर नहीं करेंगे। हैंस सेली ने जो है इसका किया हुआ है, और सिगमंड फ्रॉइड भी यहाँ पर, बट ऑब्वियस ही बात है ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कार्ल रॉजर्स हैं वो किसकी बात करते हैं, आपकी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं। जॉन वॉटसन बात करते हैं आपके व्यवहारवाद के बारे में, जो कि क्या है, एक सेकेंड फोर्स है आपकी साइकोलॉजी की। पहली कौन सी है, सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस जो है वो आपकी इसके अंदर यहाँ पर पहली फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, सही दिया हुआ है आपको इसके अंदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके सामने, भिड़ो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है, ठीक है। भिड़ो या भागो किसकी बात हो रही है, इन शॉर्ट टर्म अगर आपको बताएं, यहाँ पर बात हो रही है आपके फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स की, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो है कहाँ काम करता है, अनुक्रिया यानी कि आपकी रिस्पॉन्स की बात हो रही है, का नियंत्रण कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक की बात कर रहे हैं, उपानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और आपका यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक है आपका SNS, एक है आपका PNS। तो जो आपका SNS है वो क्या करता है, वो भाग लेता है आपके इस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है।
और इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर इसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके ब्रेन की, ये आपका ब्रेन है, उसी के साथ साथ ये क्या है आपका, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, बनना चाहिए आपसे सीटी, सर्वाइकल, थोरसिक, लुम्बार एंड आपके सेक्राल रीजन। ये दोनों जो आता है ये किसके अंदर आता है आपके, ये दोनों आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका जो बाकी का आता है वो किसके अंदर आता है आपका, वो आता है आपका यहाँ पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो पीएनएस। ठीक है, केवल ब्लड ब्लड बोल रहे हैं, केवल ब्रेन आपका और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसका भाग है, आपके सीएनएस का भाग है। बाकी आपकी बॉडी में जो भी माल मसाला है वो किसका भाग है, वो आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जब इस पीएनएस को आप तोड़ते हैं तो इस पीएनएस को तोड़ने में आपको 2 मिलता है, एक मिलता है आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा मिलता है आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो आपका हाथ उठाना है, भागना है, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना है, तवा आपको उठाना है, आपको और कुछ करना है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप वॉलेंटरी, वो कैसे हो रही है, वो हो रही है आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। और जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑटोमेटिक, ठीक है, वो कहाँ से हो रही है आपके, जैसे आप सांस ले रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसएनएस है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर कायिक तंत्रिका तंत्र, इसका काम भी यहाँ पर नहीं है। अब बचा क्या आपका, अब बचा आपका केवल अनुकंपी और आपका उपानुकंपी। तो यहाँ पर आपका पीएनएस नहीं है, पीएनएस आपके रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग के काम आता है। ये जो काम आता है किसके लिए, आपके फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए, ये आपको यहाँ पर काम देता है। आंसर चेक करते हैं, सही दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध है, और इसीलिए ये जो सवाल है आपको ये क्या समझाएगा, एक बार फिर से कि आपको क्या करना है। यूजीसी नेट PYQ कहाँ का है पता है आपको, ये आपके 2021 का। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, यौक्तिकरण। ठीक है, यौक्तिकरण होगा क्योंकि किसकी बात हो रही है आपकी, रेशनलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, रेशनलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। उदात्तीकरण दिया हुआ है, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन और आपकी क्षतिपूर्ति से। तो जो NCERT में आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको रक्षा युक्तियाँ दी हुई है, उसको आप पढ़ के जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट का PYQ लगा रहे हो ई बुक से, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। वहाँ पर जो दिया है वो तो आपको बनना ही पड़ेगा, उसका जो आंसर है दिमाग में एनकोड करना है और आगे एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध किससे है, आपके यहाँ पर रेशनलाइजेशन से इसका संबंध होता है, यानी कि यौक्तिकरण से जो है इसका संबंध रहेगा, ना कि अन्य किसी से। अब ये पढ़ने कहाँ मिलेगा आपको, ये पढ़ने मिलेगा आपको 12th क्लास की NCERT के अंदर, जहाँ पर आपको सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन और भी कई सारे आपको मिलेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है। तो यहाँ पर अब किसकी बात कर रहे हैं वो, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अब आपके यहाँ पर मूड डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो मूड देखिए, कभी आप बोलते हैं मेरा मूड अच्छा है, ठीक है, और कभी आप बोलते हैं मेरा मूड बुरा है या खराब है। 2 ही केस होते हैं अधिकतर। जब आपका मूड अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका मेनिया के अंदर। और जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा वो किसके अंदर चला जाएगा आपके, वो चला जाएगा आपका डिप्रेशन के अंदर। इसी को जब आप आगे पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो इसको बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 के रूप में, और उसके अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिस्थेमिया, हाइपोमेनिया दिया हुआ है, अगेन मेनिया देखा, साइक्लोथीमिया दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, इनमें से सभी। तो आपको क्या बोला हुआ है, जब भी एस्टेट के अंदर ऐसा कुछ आए आप क्या करो, इनमें से सभी मार्क कर दो और देखते हो, चेक करो यहाँ पर कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आपका आंसर सही है, मुबारक हो आपको, लेकिन आपको क्या करना है, NCERT के अंदर आपको जो मूड डिसऑर्डर दिए गए हैं उनको आप प्रॉपर्ली पढ़ के जाएंगे, इनमें से सभी के भरोसे आप ना रहें। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस किस के बारे में, एक बात की आपकी डिस्थीमिया के बारे में, एक आपका हाइपोमेनिया आएगा, और एक बात की आपके यहाँ पर साइक्लोथीमिया के बारे में। ठीक है, एंड उसके लिए आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं 12th क्लास की आपकी NCERT के चैप्टर नंबर 4 में अगर हम बोल रहे हैं मिलेगा आपको, तो ऑब्वियसली आपको 99.9% मिलेगा। देखो लिखा हुआ है आपका साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ पर BPSC TRE 1 या 2 का कंफर्म नहीं है, बट 1 या 2 में आपको एक क्वेश्चन आया है आपके साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर पे। बाइपोलर लिखा हुआ है, बाइपोलर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइपोमेनिया नहीं लिखा हुआ है। एंड उसी के लिए आप जो है इस प्रकार के वीडियोस देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो हाइपोमेनिया भी आता है इसके अंदर, साइक्लोथीमिया तो आता ही है, उसी के साथ साथ आपका यहाँ डिस्थीमिया आता है। और ये डिस्थीमिया जो है अब ये नाम कैंसिल हो चुका है, और रिसेंट आपके ICD और ये DSM जो आते हैं एडिशंस, इनके अंदर क्या बोला गया है, इसको क्या बोलते हैं हम,
इसको हम बोलते हैं PDD यानी कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर बना हुआ है, लंबे समय तक आपका यहाँ पर ये जो डिप्रेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों का संबंध किससे है? आपके मूड डिसऑर्डर से है। नाम ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है, यानी कौन सा बोल रहे हैं आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है। ये भी आपका सवाल लिया हुआ है कहाँ से? NCERT से लिया हुआ है। दुर्भिति दिया हुआ है, मनोविद्लता दिया हुआ है और OCD दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सवाल आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने एस्टेट PYQ ई बुक नहीं है, ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिटेल्स दी हुई हैं, वैसे स्टेप्स फॉलो करो, तुरंत आपको PYQ मिलेगी और आप जो है उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं आपके लिए आंसर में, देखो क्या बोला है आपको यहाँ पर, मनोविद्लता बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ है यहाँ पर? आपकी मनोविद्लता बोला हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? सवाल पढ़िए, सवाल में क्या बोला गया है इसके अंदर। सवाल में बोला है आपसे कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी होंगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप जो पढ़ रहे हो किसका पार्ट है? आपके सिलेबस में एक जगह पोर्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि चिकित्सात्मक मनोविज्ञान या फिर आपको जो है नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में जो भी आप कहना चाहें, ETC, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पर। एंड उसी के लिए आपको दुर्भिति दी हुई है। दुर्भिति क्या है आपकी? दुर्भिति क्या है आपकी? ये फोबियाज है। फोबिया अगर होगा तो क्या है? चिंता होगी, परेशान हो गए आप, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोई चीज़ आपको क्या करेगी? परेशान करेगी, वो भी किसके अंदर गिरेगी? आपके चिंता के अंदर गिरेगी। लेकिन जो आपकी मनोविद्लता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक अगर आपके एग्जाम के लिए है तो वो है स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको हमेशा आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चाहे आप BPSC दो, एस्टेट दो, आने वाला दो, पुराना दो, नया दो, कैसा भी दो, आपको जो मनोविद्लता है ये पूरा अच्छे से बनना चाहिए। इसके पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट और जो कैटाटोनिया है, ठीक है, और भी जो मेलिंगरिंग है, वैक्सिंग है, जो चीज़ें इसके अंदर होती हैं आपको सारी की सारी बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर B है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सवाल है जो है, निम्नलिखित में से कौन कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करता है? किसी मानसिक, बेकार सवाल है, ठीक है। इसको आप पढ़ के जाओ, नहीं पढ़ के जाओ, कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। कष्ट है, आत्मविनाशकारी व्यवहार है, रचनात्मक व्यवहार है और आपका अतार्किक व्यवहार यहाँ पर है। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, कमेंट करिए यहाँ पर कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, जो आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उनकी मदद करता है किसी मानसिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में। इनमें से कौन सा व्यवहार वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो भी इसका सही आंसर होगा उसको आप यहाँ पर मार्क करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं, किसी घटना के बाद PTSD हो सकता है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मिल जाएगा आपको उसी सेम चैप्टर के अंदर, कहीं और नहीं भागना है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है आपके NCERT में, वहाँ भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इनमें से सही सभी जगह दिया हुआ है, तो सब जगह आपका जो है यहाँ पर ये आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसके लिए कैसे बनेगा आंसर आपसे? आपको PTSD क्या होता है उसको आपने पढ़ना होगा, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर दुर्घटनाएं, कोरोना हो गया, ये हो गया, उसके बाद भी क्या हो देखने मिल रहा है? लोगों के अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ ध्यान रखें। हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले, इससे भी जो है प्रभाव पड़ता है। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यस्तता, वे नियमों पर कायम रहेंगे और ऊपर के सभी, क्या बताया है? जब भी ये रहेगा इसको मार्क करना है, तो आपका आंसर 99% निकलेगा। लेकिन क्या इस बार निकलेगा? तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी में इतना डिफिकल्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में जैसे ही आप करते हो OCD बन जाता है। OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी चीज़ से क्या हो जाएगा? आपको ऑब्सेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कंपल्शन के रूप में आप वो व्यवहार करोगे और आपके व्यवहार के अंदर वो हमको देखने को मिलेगा। तीनों चीज़ें आती हैं उसके अंदर। नियमों पर कायम रहेंगे, ऊपर के सभी जो है इसके अंदर आएगा। आइए देखते हैं स्टेट ने इसका क्या आंसर दिया हुआ है। OCD कहाँ से पढ़ोगे आप? OCD पढ़ने के लिए भी आपको केवल एक चैप्टर खोलना है, ये वाला। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा का सारा दिया हुआ है आपके सामने। एंग्जाइटी दी हुई है, कहीं और नहीं जाना, कुछ और नहीं पढ़ना, केवल PYQ लगाना है, NCERT खोलना है। OCD देखो दिया हुआ है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस दिया हुआ है, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर दिया हुआ है, डिसोसिएटिव दिया हुआ है, डिप्रेसिव दिया है, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक, न्यूरोडेवलपमेंटल, डिसरप्टिव, फीडिंग, ईटिंग, सब्सटेंस रिलेटेड अब्यूज़,
सारे के सारे डिसऑर्डर जो आपको है यहाँ पर दिए हुए हैं, केवल आपको ये पढ़ना है और एग्जाम को फटाफट से क्रैक करना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? ठीक है, मनोविकृति का क्या बोल रहे हैं, सामान्य सर्दी कौन सा कहलाएगा इसके अंदर? ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं? उन्माद दिया है, अवसाद दिया है, दुर्भिति दी हुई है और आपको यहाँ पर मनोविदालिता, कहीं मनोविदलता। तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? आप ध्यान रखोगे एज स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के रूप में इसको आपको ध्यान रखना है। उन्माद जो होता है क्या है, ये आपका मेनिया है अंग्रेजी बालों के लिए। बालों के लिए ये क्या है, डिप्रेशन है, और ये बालों के लिए क्या है, यहाँ पर आपका फोबिया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? मेनिया, डिप्रेशन, दुर्भिति या मनोविदलता? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? यहाँ पर क्या होना चाहिए सही आंसर? उन्माद होगा, अवसाद होगा, दुर्भिति और मनोविदलता। इस प्रकार के सवाल नहीं देखने मिलेगा, कभी कभी आते हैं रैंडमली, थोड़ा आपको लगाना होगा दिमाग। यहाँ पर अवसाद बोलना चाहिए, ठीक है, उन्माद बोलना, जो बोलना है बोल दो। सामान्य सर्दी बोल रहे हैं, मतलब आप देखा आज हर जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या है, देखिए वो डिप्रेसिव है। ठीक है, डिप्रेशन में है। आज जो तीसरा व्यक्ति है वो किस में है, वो आपके डिप्रेशन में है, इसलिए सामान्य सर्दी के रूप में बोल रहे हैं। ऐसे सवालों को आप देखो कभी भी पढ़ के नहीं जा सकते, आपको जो अपना सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस जो है, उसको अप्लाई करना होगा। अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत निम्न में से या निम्न में कौन है, पूछ रहे हैं आपसे। फ्रॉइड का मनोगतिकी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेलिगमैन का सोरल हुआ असहायता सिद्धांत, लर्नड हेल्पलेसनेस की बात हो रही है, और आपके सामने दिया है यहाँ पर बर्न का मानवतावादी सिद्धांत। इसके अंदर से कौन सा आएगा आपका? अवसाद का, डिप्रेशन का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत, इफेक्टिव थ्योरी कौन सी आएगी आपकी? यहाँ पर कॉग्निटिव आ जाएगी। ये सवाल अब आपका दोबारा रिपीट नहीं होगा कभी भी, तो इसको आप ध्यान रखें। सेलिगमैन का जो आपका है यहाँ पर लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में, उसको आपको पढ़ना है कहाँ से? इसको आप कवर करेंगे आपके एनसीईआरटी से, ये आपके लिए आईएमपी है, और बाकी सब तो ठीक ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है? आवेग, ध्यानहीनता, चंचलता और हकलाना। बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है यहाँ पर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन नहीं रहेगा, आवेग, ध्यानहीनता आ जाएगी और चंचलता रहेगी। हकलाना जो है इसका कोई भी लक्षण नहीं है। बड़ा ही सिंपल कॉमन सेंस सवाल है, ये तो आपको बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन में आपको दिया है उपरोक्त सभी। क्या मार्क करोगे? मार्क करो, आगे बढ़ो, देखते हैं। आचरण विकार किसकी बात हो रही है? कंडक्ट डिसऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कंडक्ट डिसऑर्डर की बात हो रही है। कहाँ मिलेगा पढ़ने? एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है रेफरेंस के लिए आपके। हिंसक या आक्रामक व्यवहार, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता, तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान, सब कुछ करेगा क्या? देखिए, चेक करिए यहाँ पर कि आचरण विकार की कौन सी विशेषता है। सभी के सभी विशेषता आती हैं किसके अंदर? आपके आचरण विकार के अंदर। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में। कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर refer to age inappropriate actions and attitudes that violate family expectations, societal norms and the personal or property rights of others. The behavior typical of conduct disorder include aggressive actions. कैसे होंगे? हिंसक व्यवहार होंगे, आक्रामक actions होंगे, that cause or threaten harm to people or animals, जानवरों पे भी हो सकता है, इंसानों पे भी हो सकता है। नॉन एग्रेसिव कंडक्ट दैट कॉजेज प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है, रेलवे में तोड़फोड़, फ्लाइट में तोड़फोड़, यहाँ वहाँ बसों में तोड़फोड़। मेजर डिसाइडफुलनेस और थेफ्ट, चोरी वगैरह करना। एंड सीरियस रूल वियोलेशंस जो है आपके या वायलेशंस जो हैं आपके, वो आपको देखने मिलेगा। एंड सारा का सारा आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, हिंसक या आक्रामक व्यवहार, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता। सीधा सीधा कॉपी पेस्ट सवाल है आपके, कहाँ से? आपके एनसीईआरटी से सीधा सीधा इसको उठाकर डाल दिया है। उसके बाद हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 43, जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षणों में शामिल है। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी यानी शरीर आएगा, डिस्मॉर्फिक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या होती है? अनावश्यक आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाना, बॉडी के अंदर अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना, ये आ जाएगा क्योंकि यहीं पर बॉडी की बात हो रही है। निराशा की भावना, उपरोक्त सभी। देखिए, कभी कभी आपका उपरोक्त सभी भी सही नहीं होता है, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है अपने आने वाले एग्जाम के पूर्व कि आप जो है सभी जगह उपरोक्त सभी मार्क ना करें। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आपकी बॉडी डिस्मॉर्फिक की बात हो रही है, तो उसके लक्षणों में शामिल है। प्राइमरी आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा है? अपनी उपस्थिति में
काल्पनिक इमेजिनरी या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित हो जाते हैं। यानी कि मेरे दांत में ये हो गया है, मेरे गाल में हो गया है, पैर में चोट लग गई तो इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब एक प्रकार से आपका राई का पहाड़ बनाने जैसी स्थिति हो जाती है आपके इस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही रहे ना रहे वो बॉडी डिस्मॉर्फिक में, लेकिन पीड़ित को क्या होता है, पीड़ित को ऐसा लगता है कि उसके साथ ये सब चीज़ें वहाँ पर घट रही हैं। ठीक है, इसी को और हायर लेवल में जाके आपको देखने मिलता है यहाँ पर फैक्टिशियस डिसऑर्डर या फिर मंचहाउसेन सिंड्रोम आप उसको बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं आगे जाकर, जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आगे देखिए, डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जब सवाल लिया है, कहाँ से लिया है, आपकी हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से लिया हुआ है, इतिहास से लिया हुआ है। डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था। इसको हम क्या बोलते थे, आपका पहले हिस्टीरिया यहाँ पर बोलते थे। क्यों, इतना ध्यान रखना है आपको, ये आएगा नहीं सवाल, लेकिन हिस्टीरिया क्या होता है वो आपने जानना है। ये है आपका रूपांतरण विकार। हिस्टीरिया, हिस्ट्रियोनिक्स दिया हुआ, ये कैसे हो सकता है, दमन कैसे हो सकता है, आपका रिग्रेशन, ये नहीं आएगा। ठीक है, दमन रिप्रेशन आपका जो है यहाँ नहीं आएगा। मानसिक पक्षाघात भी बात नहीं है, इसको हम क्या बोलते थे पहले, हिस्टीरिया यहाँ पर हम बोलते थे। आपने सुना होगा वर्ड कई बार यहाँ पर मास हिस्टीरिया के रूप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं यहाँ पर। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। इसको रटने का सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको चार्ट दिया है एनसीईआरटी के अंदर, इस प्रकार से ग्राफ बना है, उसको आप रट लेना। 50 से 60 कितना क्या होता है, वो आपसे एक ना एक सवाल आपको ज़रूर फेंकेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कब बनेगा आपसे, अगर आपको याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में कहाँ पर देखने मिलेगा आपको देखने मिलेगा यहाँ पर 20 से 35 तक का। ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आईक्यू की बात कर रहे हैं, सेम वही सवाल है, आपको हर बार पूछा जाता है यहाँ पर। इवन आपके बीपीएससी के अंदर भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कब आपको मेंटली रिटार्डेड, मोर मेंटली रिटार्डेड, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी आपको जो है ध्यान रखनी है अपने एग्ज़ाम से पूर्व। इसको आप अभी से याद करके नहीं, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप जो है उनको याद करेंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में बनेगा। उसके बाद देखिए, आश्रित मंदता निम्नांकित में से किसे कहा जाता है। अल्प मानसिक, साधारण मानसिक मंदता, तीव्र मानसिक मंदता और आपकी गंभीर मानसिक मंदता के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर गंभीर के बारे में, ये नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को जो है आपको ध्यान रखना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एनसीईआरटी से पढ़ लेना है आपने, मेंटल रिटार्डेशन एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, और उसके बेस पर जो सवाल आएगा आगे उसको आप करें। ऐसे खराब सवालों पे आप ध्यान ना दें। अब ये सवाल बनना चाहिए आपको, न्यूरॉन के कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, आपके कोशिका शरीर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ, सोमा होगा। डेंड्राइट, माइटोकॉन्ड्रिया और तंत्रिकाक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये अगर आप बनाओगे इस प्रकार से, तो बॉडी कहाँ मिलेगी आपको, बॉडी मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये जो आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से तंत्रिकाक्ष कहाँ देखने मिलेगा आपको, यहाँ देखने मिलेगा। डेंड्राइट ये हो गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर मिलेगा आपको, इसको आप क्या बोलोगे, सोमा बोलोगे। सोमा का मतलब ही क्या होता है, काय, और काय मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लिंक होंगी। बॉडी को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो काया या काय, इसी को आप क्या बोलते हो, सोमा। अब इसी सोमा से क्या बन रहा है आपका, इसी सोमा से बन रहा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बॉडी नर्वस सिस्टम। इसलिए जो आप अपने हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, मुंह चला रहे हो, जो भी आप वॉलंटरी एक्शन कर रहे हो, किसकी मदद से कर रहे हो, आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ सोमा आएगा, सोमा मतलब क्या आएगा, आपकी बॉडी, और बॉडी का मतलब क्या होता है, काया। तो कोशिका के शरीर की अगर हम बात करें, बॉडी की हम बात करें, तो उसको कैसे बोलेंगे हम यहाँ पर, उसको हम एज आ सोमा भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सही आंसर सोमा दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचारण धीमा हो जाता है। ऑप्शन दिए हैं, सेल बॉडी कभी नहीं होगा, तंत्रिकाक्ष दिया है, डेंड्राइट दिया है कभी नहीं होगा, माइलिन आवरण दिया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिखता कैसे है और होता किस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको बताएं, ये भी क्या है, आपके यूजीसी नेट 19-20 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उल्लेख होता था। तो देखिए यहाँ पर एस्टेट को पता है कि यूजीसी नेट नाम की कोई चीज़ है, वहाँ से हम सवाल डाल सकते हैं, वहाँ से हम सवाल ले सकते हैं। अपवाद उनने कर दिया यहाँ पर कि 75+ सवाल डाल दिए कॉपी पेस्ट, जो बहुत ही ख़राब किया। इस प्रकार से अगर करते तो बहुत ही स्मार्ट वे में होता, लेकिन शायद टाइम नहीं होगा, कुछ सब बातें। लेकिन आपको जो है एस्टेट PYQ, नेट PYQ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है,
ओके, कि किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचारण धीमा हो जाता है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया न्यूरॉन यहाँ पर, ठीक है। किस हिस्सा पूछा हुआ है, हिस्सा के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचारण धीमा होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से, तंत्रिका अक्ष कहाँ पर आपकी ये है, और आप ये क्या दिया आपका माइलिन आवरण बनता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है, जब ये टूट जाता है तो क्या होगा आपका, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर क्या, ये ब्रेक हो जाएगा आपका, और आपको किसकी बात होगी, इसकी बात नहीं होगी, आपका माइलिन आवरण आ जाएगा, ठीक है। माइलिन आवरण को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यहाँ पर आपकी माइलिन शीथ, क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझेंगे अभी या एग्जाम के दिन, डिपेंड करता है आप किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो है एक प्रकार से आप यहाँ समझो, एक प्रकार से आप कोटिंग होती है, ठीक है। मतलब अगर ये क्या है आपका, ये आपका आलू है, या फिर ये आपका प्याज है, ठीक है, या फिर ये आपका पनीर है, ठीक है, और या फिर ये आपका हो सकता है मिर्ची है, ठीक है, या फिर आपका ETC और कोई चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर जब आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो बेसन, और उसका आप बनाते हो क्या, पकौड़ा बनाते हो, भजिया बनाते हो, या कोई दाल के बड़े बनाते हो, कुछ भी आप बनाते हो, ऊपर से क्या आती है, ऊपर से आती है आपकी कोटिंग, ठीक है। ठीक इसी प्रकार की कोटिंग कहाँ आती है, आपके इस एक्सॉन के ऊपर बनती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माइलिन आवरण। NCERT में आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से बनती है आपकी माइलिन शीथ। ये पॉइंट क्या होते हैं आपके, इनको आप बोलते हो नोड ऑफ रेनवियर। ये सब आपके NCERT के अंदर दिया हुआ है, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ जितना अभी आपके अकाउस्टिक सुन रहे हैं अपने कानों से, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, तो वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए। एंड उसी के साथ साथ माइलिन शीथ जो है एक प्रकार की क्या काम करती है, कोटिंग का काम करती है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो बिजली की जो तार होती है, ठीक है, बिजली की जो तार होती है, एक लाल होती है, एक हरी होती है, एक नीली होती है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से देखिए क्या होता है, एक बड़ी सी केबल होती है आपके काले रंग की। वो क्यों होती है, इस तार को डैमेज ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो माइलिन शीथ है यहाँ पर, ये जो आपका जो एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीथ क्यों होती है, क्योंकि ये डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर जो आपका जो तंत्रिका संचारण है वो कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, डैमेज होगा, सिग्नल जो है स्लो पहुंचेगा, और फिर जो है आपकी बॉडी में आपको क्या देखने मिलेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, नेट का PYQ लगाओगे तो समझ में आएगा ऑटो इम्यून क्या होता है, अपने आप से ही हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ कैसा है आपका डीमाइलिनेटिंग है, ये खराब होगी आपकी माइलिन शीथ, तो ये भी आप जान गए यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब ये CNS और PNS में कौन बनाता है, इसको हम देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, कौन सा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, नेट के अंदर भी आ चुका है। तो हमको तो दिख रहा है यहाँ पर नेट के PYQ पहले कम थे, अभी ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। एसिटिलाइकोलिन, एसिटिलकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन और हिस्टामाइन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सही आंसर कौन सा है आपका, यहाँ पर एसिटिलकोलिन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ACH बोलते हो, ठीक है। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है कौन सा, वो है हमारा एसिटिलकोलिन। अच्छा, जैसे ही हमने ACH लिखा, आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए नीड फॉर अचीवमेंट। किसने दिया है, ये दिया है आपको डेविड मैकक्लेलैंड ने, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट, N आंख, याद आया। अब N हटा दो यहाँ से, आप N क्यों हटा रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो N से स्टार्ट होता है, इसको हटा दिया। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर आपको मिल गया, वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर एसिटिलकोलिन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है तंत्रिका पेशीय जंक्शन के ऊपर। कहाँ मिलता है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आपको मिलता है ACH। और इसका काम क्या होता है, बॉडी मूवमेंट आपके जो ये सब हो रहा है फास्ट होता है, इसी की वजह से यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब ये जो एक प्रोसेस होती है आपकी एसिटिलकोलिन एस्टरेज, उसके लिए आप जो है नेट के PYQ लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि और भी क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये आपका NT भी है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, और उसी के साथ साथ आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर ये हार्मोन भी होता है, ठीक है। अब आपको पहले ये जानना होगा ज़रूरी कि न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है और ये क्या होते हैं। ये जो है कहाँ दौड़ते हैं, आपके न्यूरॉन टू न्यूरॉन, या कभी कभी न्यूरॉन से मसल में भी जा सकते हैं। ये जो हार्मोन है कहाँ दौड़ते हैं, आपके ब्लड के अंदर दौड़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती है, स्लो होती है। ये जो होती है कैसी होती है, फास्ट होती है, ठीक है। मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 मिनट अगर लगते हैं, तो एक हार्मोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है 5 दिन या 5 साल तो नहीं, बट 5 महीने, इस प्रकार से इतना लंबा समय लग जाता है इन हार्मोन्स को, ठीक है।
क्योंकि हार्मोन्स कहाँ छूट रहे हैं आपके ब्लड में जो स्पीड कम होती है, न्यूरॉन जो है फटाफट फायर करते करते आपका जो है आगे यहाँ पहुँचा देता है। अब सवाल देखते क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा दोनों के रूप में कार्य करता है। अभी आपने देखा यहाँ पर एसिटिल कोलिन के रूप में ACH, ये तो करेगा नहीं। सेरोटोनिन ये भी नहीं करेगा। एड्रेनलिन और एंडोर्फिन नहीं करता आपका एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन दोनों के रूप में। कौन सा करता है आपका यहाँ पर एड्रेनलिन, जिसको आप बोलते हो नॉर एपिनेफ्राइन या एपिनेफ्राइन, अलग अलग नाम से भी इसको आप यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन एक प्रकार से आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखें। सेरोटोनिन का काम क्या है और डोपामीन का काम क्या है, इसको हम देखेंगे आने वाले सवालों के अंदर, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन के अंदर किसका इस्तेमाल होता है और स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर किसका इस्तेमाल होता है। क्या डोपामीन काम करता है, क्या सेरोटोनिन काम करता है, इसकी वर्किंग देख लिया आपने। और एंडोर्फिन का काम क्या होता है, ये है आपके पेन रिलीविंग हार्मोन। ठीक है, आपको जो जब दर्द होता है, पेन होता है, उसके लिए कौन से रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, ये है आपके एंडोर्फिन। क्योंकि इनका काम क्या है, आपका जो पेन है उसको क्या करना है, उसको एंड करना है। कभी गलती से आपकी जो कोहनी है वो लग जाती है, 2 मिनट के लिए आपको जो है बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो दर्द कम हो जाता है। तो दर्द कम क्यों होता है कि वहाँ पे क्या रिलीज हो जाते हैं, आपके एंडोर्फिन्स जो है उनका कार्य करना वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं आगे। यह शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो रक्त कोशिकाएं दी हैं, मस्तिष्क कोशिकाएं दी हैं, तंत्रिका कोशिकाएं दी हैं, उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर स्टेम कोशिकाएं भी दी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग यहाँ नीचे कमेंट करिए कि इसका जो है सही आंसर कौन सा रहने वाला है। इसके अंदर जो है कौन सी कोशिकाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे, क्या वो मस्तिष्क की हैं, तंत्रिका की है, हमको लग रहा है रक्त कोशिकाएं होंगी। कौन सी होगी उसको हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट के अंदर, जो कि रहेगा हमारा पार्ट नंबर 5। तो इसके पूर्व में अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट से जाके पूरा देखिए आराम से, फ्री क्लासेस हैं, उनको एंजॉय करिए, लर्निंग लीजिए और एग्जाम को फटाफट से पास करिए। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे पार्ट नंबर 5 के अंदर। एंड उसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे एस्टेट PYQs एंड आप लगाएंगे उसी के साथ साथ आपके UGC नेट PYQs। इन दोनों आपके पास होंगे, अच्छी बात है। नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके इसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। UGC नेट साइकोलॉजी का और एस्टेट का PYQ लगाना आपके लिए वेरी IMP हो चुका है अभी 2026 में। ठीक है, ताकि आप भी जब इन लेक्चर्स को देखेंगे समझ में आएगा कि अच्छा ये सवाल वहाँ से लिंक हो रहा है, ये सवाल वहाँ से लिंक हो रहा है। पुराने पार्ट्स के अंदर देखा हुआ है आपने, आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे इसी प्रकार से। और आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको जो है 75 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, 75 नंबर लाने हैं, उसके लिए आपको सारी मेहनत करनी है। पेपर अगर ईजी आ गया, बहुत अच्छा आ गया तो अच्छी बात है। UGC नेट का हो सकता है एक भी सवाल लाएं, लेकिन पहले में ये पूछा है, दूसरे में और लेवल हाई, तीसरे में और लेवल हाई, जब चौथी बार होगा तो और हाई लेवल आएगा। ठीक है, तो ईजी से मॉडरेट रहेगा आपका, मॉडरेट से टफ जाएगा या नहीं जाएगा समय बताएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो टफ से टफ पेपर के लिए होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। NCERT 11th 12th वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ डिफिकल्ट टॉपिक्स और डिफिकल्ट चीज़ें भी आपको जाननी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।